नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने संधि पढ़ी थी। लगभग हमारी सर संधि पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने 5 के 5 संधि कवर कर ली हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी। चलिए आज बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की ओर। आपके सिलेबस से ही ये टॉपिक मैंने लिया है, क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। उसमें आपने देखा होगा एक टॉपिक है संक्षेपण और पल्लवन। तो आज उसी टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संक्षेपण। ठीक, इस वीडियो में हम आज संक्षेपण को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ से आज आपका कोई डाउट न रहे, और जब भी इस टॉपिक से कोई प्रश्न बने तो आप चुटकियों में उसको कर लें, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो इत्मीनान से कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करवाऊँ उनको भी नोट्स करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप अपना कर्तव्य समझते हुए करते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले है किसी गद्यांश को संक्षिप्त रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संक्षिप्त करना यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना। ठीक, तो इसका एक दूसरा नाम हम कह सकते हैं छोटा करना। ठीक है, इस तरह से आपको मतलब जो है आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पल्लवन। ठीक है, संक्षेपण का उल्टा पल्लवन होगा, उसको हम आगे समझेंगे। आज हम केवल संक्षेपण को ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी परिभाषा में आप एक लाइन लिख लीजिए। किसी गद्यांश को, ध्यान रखना गद्यांश की बात हो रही है। ठीक है, किसी गद्यांश को संक्षिप्त यानी कि संक्षिप्त करना रूप से सहज भाषा में प्रस्तुत करना। अब हम इसको अच्छे से आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए संक्षेपण के प्रकार। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि संक्षेपण कितने प्रकार का होता है। तो संक्षेपण 2 प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है धारा प्रवाह संक्षेपण, दूसरा होता है सारणी संक्षेपण। धारा प्रवाह क्या होता है? जैसे कोई गद्यांश आपके पास दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि उसका संक्षेपण कीजिए, तो आप क्या करोगे? उसको पहले पढ़ोगे, फिर उसमें से मुख्य बातें अलग करके फिर उसको अपनी भाषा में लिखोगे 1 बाय 1, यानी कि एक क्रमानुसार आप उसको लिखोगे, तो उसे कहते हैं धारा प्रवाह संक्षेपण। ठीक, लेकिन जो सारणी संक्षेपण है, ये इस प्रकार के संक्षेपण आप जो अक्सर सरकारी विभाग होते हैं ना, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको तो हम अपनी मतलब कह सकते हैं पाठ्यक्रम में भी इसका प्रयोग हो सकता है या होता है, लेकिन जो ये वाला है इसको अक्सर सरकारी जो विभाग होते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? सारणी नाम से ही आपको पता चल रहा है। इस तरह से कुछ सारणी वहाँ पे बना दी जाती है। जैसे मान लो किसी विभाग में बहुत सारे पत्र आते हैं। ठीक है, अब मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने ढेर सारे पत्रों को आप मतलब पढ़ पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वहाँ पे जो अधिकारी या जो उसमें कार्यकर्ता जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि पत्रों के क्रमांक हो गया, उनकी में जो विषय हो गया, जिस व्यक्ति का वो पत्र है उसका नाम हो गया, ठीक है, तो उसकी जो मुख्य बातें हैं, इस तरह से फिर उनको जो उसमें क्रम संख्या है, ठीक है, तो उनको इस तरह से लिख करके रख देते हैं। और जब किसी बड़े अपने से बड़े अधिकारी को दिखाना हो, उनके बारे में बताना हो, तो वो इस सारणी का प्रयोग करके उन पत्रों का ब्यौरा अपने अधिकारी को देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे कहते हैं सारणी संक्षेपण। तो आपने ये समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद जो भी इसकी जो मुख्य नियम जो इसमें होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि संक्षेपण करने के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए भावार्थ समझना। अब जब हम आगे उदाहरण करेंगे ना, तो फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप नोट डाउन करते रहिए। भावार्थ समझना यानी कि कोई भी गद्यांश आपके पास दिया हुआ है, तो पहले आप उस गद्यांश को क्या करोगे? बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और वो कहना क्या चाह रहा है, यानी कि उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको समझोगे। ठीक, दूसरा है इसमें रेखांकन, यानी कि जो उसमें मुख्य बातें होंगी। ठीक है, कुछ मतलब कोई गद्यांश है मान लो आपके पास,
ठीक है, कितनी भी लाइन है उसमें, 6 लाइन 8 लाइन इस तरह से, तो आप उसको पहले पढ़ोगे, उसका भावार्थ तो आपने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है रेखांकन, तो जो उसमें मुख्य बातें हैं उनको आप रेखांकित कर दोगे, ठीक है। चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो या हल्का सा वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर है अपनी भाषा में उसे लिखना, और फिर क्या करोगे, जो इतना बड़ा जो गद्यांश है उसको आप सिर्फ उसका एक नियम होता है 1/3 यानी कि 1/3 शब्दों में उसको लिखना होता है। जितना आपका गद्यांश दिया होता है उसको 1/3 शब्दों में फिर अपनी भाषा में उसको लिखा जाता है, ठीक। फिर है अन्य पुरुष। अपनी भाषा का मतलब ये नहीं कि जो जैसे आप कोई मतलब कि अपनी भाषा बोली यानी कि कोई गढ़वाली है, कोई कुमाऊनी है, इस तरह अपनी भाषा में का मतलब ये है कि आपने उसको कैसे समझा, जो गद्यांश विस्तृत रूप से आपके पास दिया हुआ है, आपने उसका क्या अर्थ ग्रहण किया है, और फिर उसको अपनी एक शुद्ध भाषा, जिस भाषा में वो दिया, हिंदी में है तो हिंदी में, ठीक है, उसको उस तरह से आप लिखोगे। फिर है चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अन्य पुरुष शैली, यानी कि इसको कैसे लिखा जाता है अन्य पुरुष शैली में। ना तो इसमें उत्तम पुरुष होता है, ना मध्यम पुरुष होता है, इसमें क्या होता है अन्य पुरुष शैली में इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम उदाहरण से आगे समझेंगे। सबसे पहले आप इसकी विशेषताएं नोट डाउन करते रहिए। अब इसमें देखिए कुछ विशेषताएं इसकी हैं कि क्या इसमें विशेषताएं होती हैं। आपके पास कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि संक्षेपण जो है वो किस शैली में लिखा जाता है, तो ध्यान रखना अन्य पुरुष शैली में उसे लिखा जाता है, ठीक। अब देखो सबसे पहले विशेषता है मूल गद्यांश का 1/3। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मूल गद्यांश है, मान लो इतना बड़ा आपका गद्यांश है, ठीक है, तो अब इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 कितना होगा, तो आपको पहले उसे पढ़ना है, उसको समझना है, उसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें नोट डाउन करना है, और फिर उसको अपनी भाषा में उसको 1/3 यानी कि उसके जो शब्द होने चाहिए वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। दूसरी विशेषता है इसकी व्याकरण संबंधी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्याकरण संबंधी जैसे क्रिया हो गई, कारक हो गए, इस तरह से ना, तो व्याकरण संबंधी उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। ओके, इसके बाद है रस छंद अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो रस छंद अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है, पद्य में होता है, पद्यांश में होता है, और यहाँ बात हो रही है गद्यांश की, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है रस छंद अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो भाषा है फिर वो टफ शैली हो जाती है उसकी, है ना। फिर है चौथी और अगली विशेषता है तिथियां आंकड़े आदि यथावत रहने चाहिए। अब मान लो कोई गद्यांश है, उसमें कहीं पर सन दे रखा है, ठीक है, 1900 कुछ करके या जो भी है आपका सन, ठीक, और कहीं पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, संख्या इतनी इतनी, तो आपको क्या करना है कि उसका जब 1/3 आप लिखोगे तो उसको आपने अंडरलाइन तो कर ही रखा है, तो उस 1/3 में इनको भी आप शामिल कर दोगे, यानी कि उसकी तिथियाँ और उसके आंकड़े आप सेम टू सेम रखोगे, यथावत रखोगे, ठीक है। अगली और पांचवी विशेषता है वाक्य दोहराव नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर से बात है इतना बड़ा गद्यांश है, अब गद्यांश में क्या होता है वाक्य दोहराव होते हैं बार बार, ठीक है। जब 1/3 आप लिखोगे उसका, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कम से कम आपके शब्द होने चाहिए, तो वाक्यों का दोहराव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद लास्ट और छठी विशेषता है हमारी वाक्य सरल सहज भाषा में होना चाहिए, यानी कि जो भी वाक्य आप 1/3 में लिखोगे वो सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, जिसे हर कोई समझ सके, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बहुत टफ शब्दावली का प्रयोग कर दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज भाषा उसकी होनी चाहिए, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई संक्षेपण की विशेषताएं और उसके क्या नियम होते हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि आपके पास आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि बताइए संक्षेपण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 3 आपके पास विशेषता दे देगा, चौथी कुछ और करके दे देगा, तो आपको ध्यान है 6 की 6 विशेषताएं अगर आपको पता हैं तो आप अपना आंसर इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके नियम आपको पता है तो आप आराम से उसे लिख सकते हो, ठीक। तो चलिए अब उदाहरण से समझते हैं कि संक्षेपण कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब जब हम उदाहरण से इसे समझेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं उदाहरण से कि संक्षेपण करते कैसे हैं, ठीक।
देखिए, सबसे पहले आपके पास एक गद्यांश दिया हुआ है, आपके पास परीक्षाओं में भी इस तरह से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश, इसको हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। दूसरों को उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें क्या अंडरलाइन करनी है, दूसरों को उपदेश देने, परंतु ऐसे लोग कम हैं जो स्वयं को उपदेश देते हैं, स्वयं को सुधारते हैं। अधिकांश लोग स्वयं बुराइयों से घिरे रहते हैं, लेकिन औरों को ठीक से रहने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन छल कपट से परिपूर्ण रहता है। देखो, यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा गद्यांश लिया है, आपके पास हो सकता है बड़ा, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो लोग जैसे प्री मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, लिखित जिनके पेपर होते हैं, तो उनके पास ऐसे आते हैं प्रश्न लिखने के लिए। लेकिन जो लोग समूह या LT लेक्चरर TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ समझना है, वहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। या फिर कई बार आपके पास छोटा सा गद्यांश दे देंगे और फिर कहेंगे कि इसका संक्षेपण कीजिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो देखो, हमने क्या कहा था, नियम में क्या कहा था, पहले इसको क्या करना है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसका अर्थ ग्रहण करना है, भावार्थ समझना है। तो एक बात तो हमें यहाँ पे पता चल गई है कि यहाँ पे क्या है, दूसरों को उपदेश देना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को उपदेश देते हैं, ऐसे क्या है, दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं के अंदर सुधार करते हैं या जो स्वयं में अच्छाइयाँ लाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या हैं, कम हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो स्वयं क्या होते हैं, अपने को सुधारने पर नहीं, दूसरों को सुधारने की बात ज़्यादा करते हैं, और वे लोग छल कपट से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है। उनका जीवन क्या है, आपने स्वयं देखा होगा, हमारे आसपास भी ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो अपनी कमियां नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर बुराइयां सबसे पहले टटोलने लगते हैं, ठीक है। तो यही इसका सार है, ठीक। तो अब देखो, हमें क्या करना है, इसका संक्षेपण करना है, यानी कि 1/3 मैंने आपको कहा था, जब कोई आपके पास जितना भी गद्यांश दिया हुआ है, यानी कि इसमें अगर 100 शब्द हैं, ठीक है, तो आपको उन 100 शब्दों को कम से कम 30 से 35 शब्दों में आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, इसका संक्षेपण क्या हो सकता है, ज़रा आप अपना दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए, पहले इसको ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए इसका क्या हो सकता है। चलिए, तो मैं बता देती हूँ इसका जो संक्षेपण होगा, यानी कि क्या हो रहा है, दूसरों को क्या हो रहा है, उपदेश दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम सीधे से लिख लेंगे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक है। ये क्या होगा, इसका संक्षेपण होगा। देखिए, आपने ये पूरा गद्यांश पढ़ा, हमने क्या कहा था कि उसमें क्या होना चाहिए, वाक्यों का मतलब वाक्य रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, शब्दों का रिपीट नहीं होना चाहिए, और एक सार्थक शब्द में हमें, एक सार्थक वाक्य में उसको लिखना चाहिए, उसमें सार्थक शब्द होने चाहिए, अलंकार वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाषा क्या होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी कि पर मतलब होता है दूसरों को, ठीक है, दूसरों को उपदेश देने वाले क्या होते हैं, बहुत मतलब बहुत होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सार है, यानी कि संक्षेपण है। आपने देखा होगा, एक शब्द आता है आपके हिंदी व्याकरण में, बहुत आपसे पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कभी न मरे, उसे हम कहते हैं अमर। तो ये जो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, वो हम कह सकते हैं इसी का एक उदाहरण है, ठीक है। कई बार हमें मतलब बहुत लंबे वाक्य नहीं लिखने होते हैं, हमें एक छोटा सा वाक्य में उस चीज़ को बताना होता है, तो वहाँ पे हमें इस मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अपनी भाषा को अगर हमें कभी बढ़ा चढ़ा कर न कह करके संक्षिप्त शब्दावली में कहना हो, तो हम इस संक्षेपण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आज हमने समझा संक्षेपण को,
ठीक है। इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके कमेंट मैं हमेशा पढ़ती हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उन पर मनन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको मतलब सॉल्व करूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। संक्षेपण हमारा पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम पल्लवन को समझेंगे। पल्लवन क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि संक्षेपण का उल्टा होता है पल्लवन। तो आप आधी चीज़ें तो आपको यहीं समझ में आ गई होंगी कि पल्लवन में होता क्या है, ठीक है। जो भी उसमें होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।